जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम एयरफोर्स के XY ग्रुप के टेस्ट सीरीज कर रहे थे, सेट्स कर रहे थे। 6 सेट्स पहले हो सके हैं। ये क्वेश्चन आपका सेट नंबर 7 रहेगा, सॉरी सेट नंबर 6 रहेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपका एरर फाइंडिंग का है ना। क्वेश्चन आपका फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है आपको ये क्लियर करना है। सेंटेंस लिखा है मे आई नो टू। अब आप जब देखते हैं तो टू, तो आपको पता है टू क्या होती है आपकी प्रीपोजिशन। टू क्या होती है आपकी प्रीपोजिशन। और आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी हम यूज करते हैं किसी प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा कौन सा केस आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। हम कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते हैं। प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ जो हु है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है तो हु के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हुम यूज करते हैं। लास्ट टाइम भी आपको बताया गया था हुम यूज किया जाता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, और हु यूज किया जाता है किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। जनरली इसके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। मे आई नो टू हु। हु आपका सब्जेक्टिव केस होता है, इसकी प्लेस पे हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका, हुम। तो जब हम यहां पर यूज करेंगे तो ये क्या रहेगा आपका, हुम रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो आंसर रहेगा वो किस पार्ट में एरर कहलाएगा, तो ये बी पार्ट में एरर कहलाएगा, जो कि हु की प्लेस पे हम किसका यूज करेंगे, हुम का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। अब देखिए, आपको ये रूल पहले भी बताया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। कभी भी हम यूज करते हैं वन ऑफ का, या फिर ईदर ऑफ का, या फिर नीदर ऑफ यूज करते हैं हम, या फिर हम यूज करते हैं ईच ऑफ। तो आपको याद है कि इनके बाद में हम जब भी यूज करते हैं तो नाउन कैसा आता है आपका, प्लूरल नाउन। और इसके बाद में जो वर्ब आती है वो वर्ब कैसी आती है आपकी, सिंगुलर वर्ब। देखिए, हम जिस रूल की बात कर रहे हैं वो है आपका वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और ईच ऑफ। इसके बाद में नाउन के साथ आपका प्लूरल नाउन, और जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर वर्ब। यहां पे लिखा हुआ है आपका वन ऑफ। वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा आता है आपका, प्लूरल नाउन। नाउन कैसा आता है, प्लूरल नाउन। बट जो वर्ब बोली गई है, वर्ब हम कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, आर। आर की प्लेस पे हम किसका यूज करेंगे, इज का। रीजन, क्योंकि रूल आपका फॉलो करेगा वन ऑफ वाला। वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा आपका, प्लूरल, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो आर की प्लेस पे हम किसका यूज करते हैं, इज का। तो जो पार्ट कहलाएगा, पार्ट कौन सा कहलाएगा बेटा, सी पार्ट कहलाएगा। जो सेकंड में एरर आएगा वो है सी पार्ट में एरर। नेक्स्ट आते हैं। देखिए, बाय मिस्टेक आपका ये पहले से आंसर इन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जब भी हम यूज करते हैं तो सजेशन की स्पेलिंग होती है SUGGESTION, है ना। अब एक चीज याद रखिए, TION को हम यूज करते हैं तो ये SION यूज नहीं होता है। शन के लिए हम TION यूज करते हैं। लास्ट में क्या यूज होता है, TION यूज होता है। डबल एस कभी नहीं आता सजेशन में। हम जब यूज करते हैं SUGGE नहीं आता है, सिंगल एस आता है। तो ये वाला भी गलत होगा। यहाँ पे डबल जी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। ये पहले से इन्होंने गलती से हो गई है, बाय मिस्टेक। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। One who believes in no government and the for in cities disorder in a state। एक ऐसे पर्सन का बताना है कि जो कि आपके गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करता है, स्टेट के मतलब डिसऑर्डर, मतलब ऑर्डर को डिसऑर्डर करता है, मानता नहीं है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑटोक्रेट होता है, डिस्पॉट होता है, या फिर टायरेंट होता है। देखिए, ये जो लिखे हुए हैं टायरेंट है ना, ऑटोक्रेट और डिस्पॉट, ये यूज किए जाते हैं तानाशाह के लिए। किसके लिए यूज होते हैं, तानाशाह। जो कि सरकार खुद चला रहा है उसके लिए हम शायद यूज करते हैं, जो उसको बोलते हैं तानाशाह। ठीक है, अनार्किस्ट यूज किया जाता है। जो फोर्थ का राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, डिसऑर्डर्स करता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है इन अ टाइट कॉर्नर। कॉर्नर मतलब कोई प्लेस की बात हो रही है जिसमें जगह की कमी हो रही है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं ईडियम से आपका। इन अ क्लोज रूम लिखा हुआ है, इन अ स्मॉल फील्ड है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन है। मेडो मतलब घास के लिए हम यूज करते हैं, तो ये वाला तो नहीं आएगा। स्मॉल फील्ड होगा, क्लोज रूम होगा, या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जो फिफ्थ का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सी आंसर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, लिखा हुआ है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है,
डिस्क्रीट का मतलब होता है अपवित्र करना। क्या करना? अपवित्र करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिस्क्रीट का यूज करते हैं, जो कि क्या करे? अपवित्र करे, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो सैंक्टिफाई का मतलब क्या होता है? पवित्र करना। क्या होता है? पवित्र करना। सैंक्टिफाई का यूज हम करते हैं, तो सैंक्टिफाई का मतलब क्या होता है? पवित्र करना। तो जो सिक्स्थ का राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? बी रहेगा। डिस्करेज मतलब कोई किसी को उत्साहवर्धित नहीं करना, नीचे गिराने के लिए हम यूज करते हैं। डिस्पोंडेंसी हो गया एक्सपेक्टेशन, आपकी जो उम्मीदें रहती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। तो जो इसका अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा आपका? सैंक्टिफाई, जो कि डिस्क्रीट का अपोजिट रहेगा। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? अपवित्र करना। और सैंक्टिफाई का मतलब होता है पवित्र करना। जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अपोजिट लिखा हुआ है। अपोजिट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट। अपोजिट का मतलब हम क्या यूज करते हैं? एप्रोप्रिएट। और एप्रोप्रिएट का जस्ट अपोजिट की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? इनएप्रोप्रिएट। ये साथ में लिखा हुआ है, इनएप्रोप्रिएट यूज होगा, है ना। इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, इर्रेगुलर नहीं होगा, हम क्या यूज करेंगे? इनएप्रोप्रिएट। तो 7th का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। चूज द वर्ड सिनोनिम्स, है ना। एंटीथेसिस लिखा हुआ है, इसका जो सही वर्ड है वो चुनना है ना। एंटीथेसिस का मतलब होता है अपोजिट ऑफ समथिंग। इसका जब हम यूज करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं? अपोजिट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, जब सिनोनिम देखा जाएगा तो वो क्या रहेगा? डी। तो 8th की अगर हम बात करते हैं तो 8th का आंसर क्या रहेगा? डी। अपोजिट ऑफ समथिंग का मतलब क्या हो गया? मतलब एंटीथेसिस बोलते हैं, और एंटीथेसिस का अपोजिट जो होता है वो रहता है डी, है ना। अपोजिट यूज करेंगे हम। नेक्स्ट लिखा है एक्सपंज। स्पंज का मतलब क्या होता है? इनएक्ट लिखा हुआ है, कंप्लाई लिखा है, प्रिपेचुएट लिखा हुआ है और एनिहिलेट लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सपंज, है ना। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपंज का मतलब होता है नष्ट कर देना। क्या होता है? नष्ट कर देना। अब नष्ट करने के लिए जो हम वर्ब यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं, वो होता है एनिहिलेट। क्या होता है? एनिहिलेट। जो ए आंसर आपका बनेगा, जो क्या रहेगा? एनिहिलेट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब आपका क्या है? अब आपका है एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन, सॉरी नरेशन का क्वेश्चन। देखिए नरेशन में कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले ये समझिए कि ये जो योर है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, हर है। तो हर का आपका पॉजिटिव भी क्या होता है? हर होता है। ये जो विल है किस में चेंज हो जाएगा? वुड में चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पार्डन, ठीक है, इफ यू की प्लेस पे कौन आ जाएगा? शी। कन्फेस चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में कन्फेस्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। देम अपनी जगह पर एज इट इज बना रहेगा, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल बता दिया गया है। योर की प्लेस पे कौन आ जाएगा? हर। तो ऑल हर हो जाएगा। फॉल्ट्स एज इट इज रहेगा, सॉरी फॉल्ट्स, हाँ एज इट इज रहेगा। विल चेंज हो जाएगा वुड में, यू की प्लेस पे आ जाएगी शी। कन्फेस चेंज हो जाएगा कन्फेस्ड में। आइए यहां पर हर लिखा हुआ है, विल का एज इट इज विल है, ऑप्शन गलत है, ए वाला हटा दिया। यहां पर हर है, यहां पर वुड भी दिया हुआ है, शी लिखा हुआ है, शी बिल्कुल है। कन्फेसेस लिखा हुआ है, कन्फेस लिखा हुआ है, जबकि आना क्या चाहिए था? कन्फेस्ड, ये वाला भी गलत हो गया। ऑल हर विल लिखा हुआ है, विल नहीं आएगा, तो ये भी हट गया। राइट आंसर क्या रहेगा? डी। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहां पर ऑल हर लिखा हुआ है, वुड लिखा हुआ है, हैज टू बी, ये ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये हैज टू नहीं आएगा, वुड बी, ओ सॉरी। अब देखिए यहां पर हैज टू दिया हुआ है, तो ये हैज टू वाला नहीं आएगा ऑप्शन आपका, ठीक है। हैज टू बी पार्डन्ड, शी कन्फेस्ड इट, ठीक है। तो जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आएगा, तो हम सेकंड सेंटेंस चेंज नहीं करेंगे, फिर जो लिखा हुआ है, सॉरी सेकंड सेंटेंस चेंज नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये वुड बी ही होगा, पार्डन इफ शी कन्फेस देम, है ना, ये एज इट इज रहेगा। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं तो वुड हैज दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि विल किस में चेंज होगा? वुड में चेंज होगा, तो ये वुड ही हुआ है, बी का बी रहेगा। और ये कन्फेस एज इट इज रख रहा है, तो उसको रहने दीजिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बी राइट आंसर रहेगा आपका। 10th का कौन सा रहेगा? बी आंसर रहेगा, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं बचते हैं। देखिए ये विल तो कट जाएगा, ये भी विल कट गया, ये वुड के साथ में हैज जोड़ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, इस करके ये डी वाला भी कटेगा। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बी। 10th का आएगा बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आई एम डूइंग सम्स लिखा हुआ है, ठीक है। सम्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ? आई एम डूइंग सम्स लिखा हुआ है। सम्स आपका सिंगुलर होता है या प्लूरल? तो आप बोलेंगे सम्स क्या होता है? प्लूरल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दिया हुआ है, तो आर हो जाएगा, आर के साथ में क्या लगेगा? बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी डन।
सब्जेक्ट है आपका आई के बाद में क्या लग जाएगा, बाय मी। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको ऑप्शन में मिलेगा सम्स आर बीइंग डन बाय मी। ऑप्शन देखिए, सम्स आर बीइंग नहीं लिखा है, गलत है। सम्स आर बीइंग डन बाय मी, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, मस्ट नहीं आएगा, गलत है। सम्स मस्ट भी नहीं, क्योंकि हम जब चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है तो आर बीइंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है द स्टोर वॉज इन्फेस्टेड। देखिए इन्फेस्टेड के साथ में हम किसका यूज करते हैं, तो विथ का यूज करते हैं। ये फिक्स प्रीपोजिशन वाले बात है। जैसे हम यूज करते हैं तो इंटरेस्ट के साथ में जब हम यूज करते हैं तो इंटरेस्टेड के बाद में पैसिव वॉइस में हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। जैसे हम नोन का यूज करते हैं तो नोन के साथ में हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। वैसे ही ऑब्लाइज्ड का यूज करते हैं तो ऑब्लाइज्ड के साथ में हम किसका यूज करते हैं, टू। अगर हम बात करते हैं सेटिस्फाइड तो सेटिस्फाइड के साथ में हम किसका यूज करते हैं, तो विथ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पैसिव वॉइस वाले हैं कि कुछ वर्ब के साथ में हम बाय का यूज नहीं करते, हम बाय की जगह अदर प्रीपोजिशन यूज होता है, बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। जैसे इंटरेस्टेड के साथ में इन आता है, नोन के साथ में टू, ऑब्लाइज्ड के साथ में टू, सेटिस्फाइड के साथ में विथ। वैसे ही इन्फेस्टेड के साथ में हम किसका यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है विथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए यहां पर जब हम देखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, हार्डली, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन। तो आपको पता है कि हार्डली की प्लेस पे हम किसका यूज कर सकते हैं, और स्कार्सली का भी यूज कर सकते हैं, और व्हेन की जगह पर हम किसका यूज कर सकते हैं, बिफोर का यूज कर सकते हैं। ये आपका कंजक्शन का क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इसके दो ही स्ट्रक्चर बनते हैं, या तो हम हार्डली और स्कार्सली के साथ में हम किसका यूज करते हैं, तो डिड का यूज होता है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। या फिर हार्डली के बाद में हम किसका यूज करते हैं, तो हैड का यूज करते हैं। फिर आपका सब्जेक्ट के बाद में V3 का यूज होता है। किसका यूज होता है, V3। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो यहां पर कंजक्शन हमें हमेशा क्या मिलेगा, व्हेन, और व्हेन के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, सेकंड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, आइए व्हेन के बाद में देखा तो अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सेकंड वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल सही है। हमें इस पार्ट पे देखना है कि यहां पर क्या चीज आएगी। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है भैया, थर्ड फॉर्म। मतलब हम जब यूज करेंगे तो ये डिड वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, लीव आना चाहिए था। तो देखिए हार्डली ही लेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें बनाना रहेगा तो स्ट्रक्चर हमें डिड या फिर हैड रखनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर मतलब हार्डली के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, या तो डिड यूज होगा या तो हैड यूज होगा। ये स्ट्रक्चर फिक्स है आपका। डिड यूज किया है तो ही रखा, और ही के बाद में ये V3 है जो कि पॉसिबल नहीं है। डिड के बाद में V1 आता है, ये ऑप्शन भी कट गया। ही हैड रखा है, जबकि आपका स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो ये वाला भी कट गया। तो पहले हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर रखेगा सब्जेक्ट। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डी। ठीक है, तो आपको ये दोनों स्ट्रक्चर याद रखते हैं, दोनों फॉर्मेशन में आपके सेंटेंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एनॉयड विथ समबडी, एनॉयड एट समथिंग। जब हम यूज करते हैं तो देखिए जब भी हम यूज करेंगे, ये कल शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बात को ध्यान देंगे। एनॉयड एट समथिंग होता है, किसी चीज पे आप अगर गुस्सा करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट का, समथिंग के लिए। और पर्सन के लिए अगर हम यूज करते हैं तो एनॉयड के साथ में क्या आता है, विथ यूज होता है ना। अभी की एग्जाम में ये चीज पूछी गई है, आप इस चीज का याद रखेंगे। अगर आपने फोर्स एकेडमी के रिव्यू को सुना होगा तो आपने इस चीज को देखा होगा कि आपको सर ने कल बताया था कि एनॉयड वाला पूछा गया है, क्योंकि बच्चों ने साफ साफ सर के सामने लाइव लेक्चर में ये चीज बताई है कि एनॉयड के साथ में हम किसका यूज करते हैं, विथ का भी यूज होता है, एट का भी यूज होता है। समथिंग की बात करेंगे तो हम एट यूज करते हैं, समबडी की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। अजीत वॉज एनॉयड हिज वाइफ, ये किसकी बात हो रही है, पर्सन, मतलब समबडी। तो पर्सन के लिए हम किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज सी। ठीक, तो 14 का कौन सा आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। नो देन 20 स्टूडेंट्स फेल इन अ क्लास ऑफ 50, है ना, 50 में से 20 की बात हो रही है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है 20 बॉयज, ये नंबर्स हैं और नंबर आपके काउंटेबल होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, काउंटेबल। तो काउंटेबल के साथ में हम लेस का यूज नहीं करते, अनकाउंटेबल के साथ में आता है, लिटिल का यूज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं फ्यू या फ्यूअर, तो जब भी हम यूज करते हैं नो फ्यू नहीं होता, नो फ्यूअर यूज किया जाता है। तो ये वाला भी नहीं आएगा, और आएगा क्या आपका सी। तो लेस और लिटिल इसलिए हटा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है। सेकंड थिंग, नो फ्यू यूज नहीं किया जाता है, नो फ्यूअर यूज करते हैं। तो यहां पर जब हम राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अब 16 में लिखा हुआ है कि रिमूव टू इन द सेंटेंस, है ना,
टू को हमें हटाना है और उसके साथ उसकी प्लेस पे हम कौन से कंजक्शंस यूज कर सकते हैं उसको देखते हैं। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई फॉर यूज टू। देखिए टू और टू का हम कंजक्शन यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जब देखेंगे तो हम सो दैट का भी यूज कर सकते हैं उसकी प्लेस पे, इतना की के लिए हम यूज करते हैं। दोनों सेंटेंस नेगेटिव में यूज किया जाता है, दोनों सेंटेंस नेगेटिव में यूज होता है। जब हम टू टू का यूज करते हैं तो सेंटेंस में नेगेटिव यूज नहीं होता है, बट उसका मीनिंग नेगेटिव में रहता है, और उसकी प्लेस पे हम किसका यूज करते हैं, सो दैट का यूज करते हैं अलग अलग प्लेस पे। जैसे लिखा है माउंट एवरेस्ट इज सो हाई फॉर अस टू, सो के साथ में हम टू का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, दैट। फर्स्ट वन इज रॉन्ग। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई, तो टू को तो हटा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वी कैन नॉट, अब यहां क्या यूज हुआ, दैट, यहां क्या यूज हुआ, सो। और आपको बोला गया था कि याद रखिएगा हमेशा कि जब भी हम यूज करते हैं तो हम TOO और टू का यूज करते हैं नेगेटिव रखने के लिए, तो नेगेटिव में यूज होता है। और इसी को रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सो दैट का यूज करते हैं, बट दैट के साथ में हम आगे क्या रखते हैं, नॉट रखते हैं, तो सो और दैट का यूज किया जाता है, सेंटेंस नेगेटिव बनता है। यहां पर हम जब देखते हैं तो यहां पर देखिए, ध्यान से देखेंगे यहां पे, तो यहां पे सो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, सो। सो के साथ में किसका यूज हुआ, दैट, जो आपको बोला गया। सो के साथ में किसका यूज होगा, दैट का। सेंटेंस आगे क्या बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि हम टू और टू का यूज करते हैं तो नेगेटिव सेंस रखता है, तो हम उसके लिए सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे, यहां पर टू और टू को हटाएंगे तो वी कैन नॉट क्लेम इट, है ना, तो राइट आंसर आपका सी रहेगा। डी ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, वेरी लिखा हुआ है, वेरी के साथ में दैट यूज नहीं होता है, हम सो के साथ में दैट यूज करते हैं, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, तो ये आपके पूरे ग्रामर पार्ट होगा। और आपने पता है कि आपके जो स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग जब आपके सेट बन रहे हैं ये पूरे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सेट किया गया है। कल के भी आपके रिव्यू सुने होंगे आपने, तो आपके पैसेज भी पूछे गए हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट आपके पैसेज पे। तो पैसेज की वही 4 क्वेश्चन हैं, बाकी आपके ग्रामेटिकल जैसा आपके सब्जेक्ट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग पैटर्न है। लिखा हुआ है इट seems to me that we cannot learn too early in life to respect the privacy of the individual। किसी एक की प्राइवेसी के बारे में हमें समझना चाहिए। When my daughter began to write her memories at the age of 4, वो अपनी मेमोरीज है ना 4 साल की उम्र में लिखना चालू कर देती है। I decided that she must have a place to keep them, है ना, मैंने डिसाइड किया कि उसको क्या रखना चाहिए, एक प्लेस के बारे में, कि उसकी प्लेस एक फिक्स करनी चाहिए उसके लिए, जो प्राइवेसी रहे उसके लिए। ठीक है, सेंटेंस हम देखते हैं, द ऑथर ऑफ अरेंज अ सेफ प्लेस टू कीप द मेमोरीज रिटन बाय हर डॉटर बिकॉज शी। अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया, थॉट दैट द मेमोरीज वुड बी लॉस्ट अदरवाइज। अब मेमोरी लॉस होगी कि नहीं होगी ये वाली बात है। रिकॉग्नाइज दैट द नीड फॉर रेस्पेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ हर डॉटर, बिल्कुल सही है। डिसाइड दैट द मेमोरीज शुड नॉट बी रीड बाय स्ट्रेंजर्स, किसी स्ट्रेंजर्स के द्वारा नहीं पढ़ा जाए। Knew that the memories could fetch a lot of money, पैसे वाली कोई बात नहीं हो रही है। Decide that the memories should be read by strangers, strangers की भी कोई बात नहीं हो रही है। Thought that memories would be lost otherwise, recognized, है ना, उसने प्लेस को अरेंज किया। द नीड फॉर रेस्पेक्टिंग द प्राइवेसी, अभी जैसे हमने बोला था रेस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल, अलग अलग की, तो हम यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी। तो आपका जो 17 का राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी, क्योंकि उसने एक प्लेस को अरेंज किया कि उसकी प्राइवेसी को हम रख सके, है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द ऑथर सिस्टर कॉज्ड ग्रेट, है ना, एगोनी टू हर। एगोनी मतलब बोलने के लिए हम यूज करते हैं, है ना, पढ़ना उसके लिए यूज नहीं, परेशान करने के लिए शायद यूज होता है। ठीक है, ऑथर सिस्टर्स एगोनी टू हर बाय, है ना, डिस्कवरिंग, टीजिंग, वार्निंग, ओपनली रिसाइटिंग। ठीक है, अब हम इसी चीज को सोचते हैं कि सिस्टर्स की बात कहां पे हो रही है। सेंटेंस आइएगा, बिगिन मेमोरीज आई डिसाइड मस्ट हैव टू कीप सेफ प्लेस, यहां तक हमने पढ़ा था। इफ ओनली अ सेक्शन ऑफ अ ब्यूरो ड्रॉअर ऑफ अ बॉक्स विद अ की, आई रिमेंबर द agonies of my own childhood when my sister discovered I was writing poem and began to tease me by chanting them in a public। वो मुझे परेशान करती थी लोगों के सामने मतलब पब्लिक प्लेस में जाके चिल्लाकर। Openly reciting the poems written by the author, discovering that the author was in the habit of, ना ये चीज नहीं बोली गई, teasing her for the mistake of found, ना पोएम की फाउंड की बात नहीं, वार्निंग द ऑथर्स अगेंस्ट नहीं, ओपनली रिसाइटिंग देम द रिटन बाय द ऑथर्स, जस्ट यहीं पे बात की गई है ना। एगोनीज ऑफ माय ओन चाइल्डहुड व्हेन माय सिस्टर डिस्कवर्ड आई वाज राइटिंग पोएम्स एंड बिगेन टू टीज मी बाय चैंटिंग देम इन द पब्लिक। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 18 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कल के भी क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं पैसेज के, बहुत इजी पूछे जा रहे हैं। नो प्लीज द हाउस सीम्ड सिक्योर इनफ टू कीप द notebooks poem, so the author
कीप्ड इन द bureau drawer, कीप्ड इन द बॉक्स विद द की, कैरिड इट इनसाइड द ट्राउजर्स, थ्रू इट एट द फीट, है ना, ऑफ द एनिमी। अब इसी के आगे हम पढ़ लेते हैं, यहां तक हमने पढ़ा था। आई ट्राइड दिस respectively to hide the notebook of poems, no place in the house seemed to secure, कोई place नहीं मिली secure, for a while I carried it around in the right leg of my trouser, उसने कहाँ रखा था, trouser में, just trouser की बात हो रही थी, kept in a box with a key, है ना, drawer में trouser, तो trouser वाला सही रहेगा, और लिखा threw it the enemy नहीं, तो जो 19 का रहेगा वो क्या रहेगा आपका सी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, है ना, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एगोनी? एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, दर्द, है ना, पीड़ा दर्द के लिए हम यूज करते हैं। हैप्पीनेस मतलब तो खुशी हो गई, काइंडनेस मतलब अच्छा के लिए हम यूज करते हैं, ऑनेस्टी ईमानदारी हो गई। तो पैंग जो लिखा हुआ है वो हम यूज करते हैं किसके लिए, पीड़ा दर्द के लिए हम यूज करते हैं, हर्ट, अगर किसी को हर्ट होता है तो ये आपके 20 क्वेश्चन है, एग्जाम के अकॉर्डिंग पैटर्न बिल्कुल फॉलो किया गया है। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे भी आपको इसके अकॉर्डिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।